नमस्कार दोस्तों, स्वरपाठ सीरीज में आपका स्वागत है। तो आज हम आप लोग के लिए हिंदी का धमाकेदार टेस्ट सीरीज लेके आ गए हैं और इसमें जितना भी क्वेश्चन सेट किया गया है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इस क्लास की शुरुआत करने से पहले बता दें, जो लोग अभी हमारे चैनल पे नए हैं आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के बटन को दबा दीजिए। तो चलिए इस क्लास की शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि संज्ञा के बदले प्रयोग होने वाले शब्द को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन में समास, विशेषण, उपसर्ग, सर्वनाम। तो देखिए संज्ञा के बदले जो शब्द प्रयोग होता है उसे क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। मान लीजिए आपका नाम मोहन है, किसी लड़की का नाम गीतांजलि है और ये लोग अपने नाम के बदले कभी प्रयोग करता है कि मैं हूँ, हम है। यह जो मैं हूँ और हम है, ये मैं और हम हो गया। यह क्या हो गया कि आप जब अपने नाम के बदले जिस किसी शब्द का प्रयोग करते हैं तो वह क्या हो जाता है, सर्वनाम हो जाता है। जब आप अपना नाम छोड़ के दूसरे शब्द का प्रयोग करते हैं तो वह क्या प्रयोग करते रहते हैं, सर्वनाम प्रयोग करते रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन में था कि संज्ञा के बदले प्रयोग होने वाले शब्द को क्या कहते हैं, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सर्वनाम हो जाएगा। अब सभी ऑप्शन को देखते हैं। तो देखिए समास जो है यह संक्षेपण की प्रक्रिया है। समास में क्या होता है ना कि बड़ा शब्द या बड़ा वाक्य को छोटा कर दिया जाता है। उसके बाद देखिए विशेषण क्या होता है, जो आपको संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बतलाए उसे विशेषण कहते हैं। उपसर्ग जो है शब्द के पहले लग के शब्द का जो है अर्थ बदल देता है, यानी उपसर्ग जो है शब्द के पहले लगता है और यही आपको पूछेगा पढ़ते, तो पढ़ते जो है शब्द के बाद में लगता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि किसे कहते हैं। तो ऑप्शन में स्वर को, बोली को, भाषा की लघुत्तम इकाई को, गुंज को। तो देखिए ध्वनि किसे कहते हैं, तो ध्वनि जो है भाषा की लघुत्तम इकाई को कहते हैं। यहाँ तो आप ध्वनि जान लीजिए, मगर दो यहाँ से और इम्पोर्टेंट बात जान लीजिए। आपको पूछ सकता है एग्जाम में, पूछेगा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होता है, तो वो होता है वर्ण, और भाषा की सबसे बड़ी इकाई क्या होता है, तो वो होता है वाक्य। तो आप इसे नोट भी कर लेंगे, ठीक ना। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लड़का का भाववाचक संज्ञा क्या होगा। तो ऑप्शन में लड़की, पुरुष, बालक, लड़कपन। तो देखिए लड़का का भाववाचक संज्ञा क्या होता है, तो लड़कपन होता है। पहले आप भाववाचक संज्ञा जानिए। भाववाचक संज्ञा क्या है, किसी आदमी का गुण, अवगुण कह सकते हैं, या आप जिसे महसूस कर सकते हैं, आप छू नहीं सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी से आप प्यार करते हैं, तो क्या प्यार को छू सकते हैं, सिर्फ एक फीलिंग है, आप महसूस कर सकते हैं। या मान लीजिए किसी को मिठाई आप खाने को दीजिए, वह कह रहा है आपको कि ये बहुत मीठा है, तो क्या वो मीठा आपको दिखा रहा है, सिर्फ वो अपने फीलिंग को जो है व्यक्त कर रहा है, ठीक है, वो महसूस कर रहा है उसको। तो यह क्या हो जाता है, भाववाचक संज्ञा। या आप देखते होंगे कि कोई बच्चा जो है छोटा में बहुत झगड़ा करते रहता है, तो आप कहते हैं ना कि ये बच्चा जो है लड़कपन वाला बच्चा, इसे दूर रहना चाहिए। तो उसमें एक भाव होता है लड़कपन वाला, तो यह क्या हो गया, भाववाचक संज्ञा हो गया। उसके बाद देखिए लड़की जो है आपको जातिवाचक संज्ञा हो गया, पुरुष भी जातिवाचक संज्ञा हो गया, बालक भी जातिवाचक संज्ञा हो गया। यही किसी लड़की का नाम रहता है गीता, सना, मान लीजिए गीतांजलि, तो फिर क्या होता है, ये आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता है। पुरुष में नाम ही ले लीजिए, अगर किसी का रहता है राम, मोहन, सोहन, तो फिर आपको ये जातिवाचक से आपको क्या हो जाता है, व्यक्तिवाचक हो जाता है। फिर किसी बालक का आप व्यक्तिगत नाम लेते हैं, मान लीजिए राम, मोहन, सोहन, तो फिर ये क्या हो जाता है, आपको जातिवाचक से व्यक्तिवाचक हो जाता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और आप लोगों को क्लास अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपन हमें जो है सपोर्ट कीजिए। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी में कारक के कितने भेद हैं। तो ऑप्शन में 5, 6, 7, 8। तो देखिए हिंदी में जो है कारक के कितने भेद होते हैं, 8 भेद होते हैं। और ये कारक कौन कौन होते हैं, तो देखिए आप सुने होंगे कि कर्ता ने कर्म को करण से, सपादान को के लिए, अपादान से, संबंध का के की, अधिकरण में, पर, संबोधन, हे, अजी, ओहो, अरे। तो यह जो है 8 जो होता है आपको कारक होता है हिंदी में, ठीक ना। आप लोग इसे याद रखेंगे और यहाँ से भी क्वेश्चन और एडवांस पूछा जाता है, जो कि हम अगले सेट में आपको करवाएंगे। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसमें विसर्ग संधि है। तो ऑप्शन में देवेंद्र, सदैव, निश्चल, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए विसर्ग संधि किसमें है, तो निश्चल में है। विसर्ग संधि क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये 2 पॉइंट रहता है ना जी आगे लग के, तो यह क्या हो गया, आपको विसर्ग हो गया। तो निश्चल में देखिएगा जब आप इसको विग्रह कीजिएगा या आपको इसको संधि विच्छेद कीजिएगा, तब इसमें देखिएगा यह आपको विसर्ग आ जाता है, ठीक है, ये 2 बिंदु आ जाएगा, तो यह क्या हो जाता है आपको विसर्ग संधि। अब आपको देखिए निश्चल में जैसा कि बता दिए। उसके बाद देखिए संधि किसे कहते हैं, तो संधि जो है आपको 2 वर्णों के मेल से जो विकार पैदा होता है उसे संधि कहते हैं। और संधि के कितने प्रकार हैं, तो 3 प्रकार हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चौराहा में कौन सा समास है। तो ऑप्शन में तत्पुरुष, द्विगु, द्वंद्व, क्रमधारय। तो देखिए चौराहा में कौन सा समास है, तो द्विगु समास है।
क्योंकि हम कई बार बता चुके हैं कि जिस समास में जो है आपको संख्यावाचक का बोध होता है वो द्विगु समास कहलाता है। तो यहाँ देखिए चौराहा में जो है संख्यावाचक का बोध होता है। इसका जब सामासिक विग्रह कीजिएगा तो क्या होता है कि चार राहों का समाहार, ये चार क्या हो गया, संख्यावाचक बोध कराता है। उसके बाद देखिए द्वंद्व समास में हम आपको बोले हैं कि जिसके बीच में देखिए दो समास के बीच में या दो शब्द के बीच में डैश रहेगा तब आप उसे द्वंद्व समास मारेंगे। जैसे मान लीजिए लोटा डोरी, राधा कृष्ण, पति पत्नी, बीच में होता है ना डैश, तब ये क्या हो जाता है, द्वंद्व समास। और यहाँ से हम आपको बोले हैं कि एक समास का परिभाषा याद रखिए, वह क्या होता है, बहुब्रीहि। यानी इसमें होता है कि जिस समास के कोई भी पद प्रधान ना हो उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। और आप लोग को कई बार बता चुके हैं कि समास का क्या अर्थ होता है, तो संक्षेपण होता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि समास शब्द का अर्थ है, तो ऑप्शन में है संक्षेप, व्यास, विस्तार, टिप्पणी। तो देखिए समास शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा, तो जैसा कि ऊपर बता चुके हैं संक्षेप होता है, यह बड़ा शब्द या बड़ा वाक्य को छोटा कर देता है। ठीक है, जैसे आप अभी पढ़े ना कि चौराहा, चौराहा जो है आपको द्विगु समास है, मगर इसका जब बड़ा शब्द क्या होता है कि चार राहों का समाहार, यानी चार राहों को समाहार का छोटा करके क्या कर दिया, ये चौराहा कर दिया, यानी संक्षेप कर दिया है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि फूला न समाना मुहावरे का अर्थ है, तो ऑप्शन में मौज करना, बहुत प्रसन्न होना, मनमानी करना, इधर उधर करना। तो देखिए फूला न समाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो बहुत प्रसन्न होना। कोई व्यक्ति या कोई माता पिता मान लीजिए अपनी बेटी की सफलता पे क्या होता है कि फूला न समाता है, यानी वो बहुत प्रसन्न हो जाता है। ठीक ना। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कवि विद्यापति का जन्म कहाँ हुआ था, तो ऑप्शन में मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, बेगूसराय। तो देखिए कवि विद्यापति जो है मैथिली भाषा के कवि थे और इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो मधुबनी में थे और यह ब्राह्मण कुल में पैदा हुए थे। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वह स्थान जहाँ इलाज किया जाता है, तो देखिए यह जो है आपको क्वेश्चन क्या है, समानार्थक शब्द वाले क्वेश्चन है। तो इसका ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन में औषधालय, चिकित्सालय, वाचनालय, इनमें से कोई नहीं। यानी क्वेश्चन में आपको बोला है कि वह स्थान जहां इलाज किया जाता है, तो वह इसका समानार्थक क्या होगा, तो चिकित्सालय होगा। यानी जिस स्थान पर इलाज किया जाता है उसे हम चिकित्सालय कहते हैं। ठीक ना। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन स्त्रीलिंग शब्द है, तो ऑप्शन में देवनागरी, हिंदी, रोहिणी, इनमें से सभी। तो देखिए इसमें से जो है स्त्रीलिंग शब्द कौन कौन है, इनमें से सभी है। क्योंकि देखिए आपको बताते हैं कि जितने लिपियों के नाम है, चाहे देवनागरी हो गया, रोमन हो गया, खरोष्टी हो गया, यह सभी स्त्रीलिंग शब्द है। उसके बाद जितने भी भाषाओं के नाम है, हिंदी हो गया, तमिल हो गया, पंजाबी हो गया, यह सभी क्या है आपको स्त्रीलिंग शब्द है। उसके बाद रोहिणी, देखिए यह क्या है आपको नक्षत्र के नाम है, यानी जितने भी नक्षत्र के नाम है वह स्त्रीलिंग शब्द होगा। चाहे रोहिणी हो गया, अश्विनी हो गया, कान्हा हो गया, यह सभी क्या है आपको स्त्रीलिंग शब्द है। और देखिए आपको बता देते हैं कि हमारे बिहार में देखिए भाषाओं में 3 भाषाओं को जो है संविधान में मान्यता मिला है, हिंदी, उर्दू और मैथिली को, मगर भोजपुरी को क्यों नहीं मिला है, तो इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि भोजपुरी कोई भाषा नहीं है बल्कि यह एक बोली है। ठीक है, जैसे देखिए बोली में क्या होता है आपको, भोजपुरी हो गया, मगही हो गया, पहाड़ी हो गया, ये बोलियां हैं बल्कि ये भाषा नहीं है। ठीक ना। इसी कारण जो है इसे अभी तक संविधान में मान्यता नहीं प्राप्त हुआ है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि साहित्य लहरी के लेखक कौन है, तो ऑप्शन में तुलसीदास, कालिदास, सूरदास, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए साहित्य लहरी के लेखक कौन है, तो सूरदास जी हैं। और आपको यहाँ से देखिए सूरदास जी की और भी है एक सूरसागर, ठीक है, जो कि इनकी इंपॉर्टेंट पुस्तक है, इसे भी आप याद रखेंगे। उसके बाद देखिए रामचरितमानस के लेखक कौन है, तुलसीदास जी हैं। उसके बाद देखिए अभिज्ञान शकुंतलम हो गया, ऋतुसंहारम हो गया, मेघदूतम हो गया, यह कालिदास की रचनाएं हैं। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि तुम वहाँ जाओ, इसमें कौन सा वाक्य है, तो ऑप्शन में संदेहवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए तुम वहां जाओ यानी आप किसी को आज्ञा दे रहे हैं, यानी वहां जाओ, तो इसमें कौन हो जाएगा जी, आज्ञावाचक वाक्य हो जाएगा। और अब आगे बढ़ने से हम पहले बता दें कि हम आप लोग के लिए जो है बिहार बीएड का स्पेशल नोट्स इसी तरह तैयार करके रखे हुए हैं। इसमें हम जीके जीएस, टीचिंग एप्टीट्यूड और आपको हिंदी का नोट्स देंगे। तो आप लोग अपनी बेहतर तैयारी को जो है और आगे बढ़ाने के लिए आप नोट्स ले सकते हैं। बस छोटा सा अमाउंट पेड करके मात्र 99 रुपया, ये जो मेरा नंबर है 7050387142, ये मेरा फोन पे गूगल पे है, आप इस पे पेमेंट करके आप हमारे व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेज दीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए। और नोट्स अच्छा नहीं लगेगा तो हम आपको पैसा भी रिटर्न कर सकते हैं। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि हिंदी के बोलियों की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन में 5, 10, 15, 18। तो देखिए हिंदी के बोलियों की संख्या कितनी है? तो 18 है। और हिंदी के उपबोलियों की संख्या कितनी है? तो 5 है। और हिंदी की जननी भाषा किसको कहा जाता है? तो संस्कृत को कहा जाता है, क्योंकि हिंदी भाषा का जन्म जो है संस्कृत भाषा से ही हुआ है। अब अगला क्वेश्चन है खाली स्थान को भरने वाला। तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि आज मैं अपने मित्र के आने की डॉट डॉट कर रहा हूँ, यानी खाली स्थान को आपको भरना है। तो देखिए इस खाली स्थान में क्या आएगा? तो ऑप्शन में अभिलाषा, इच्छा, प्रतीक्षा, कामना। तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और आपके उत्तर का हमें इंतजार रहेगा। और जो देखिए जागरूक स्टूडेंट होंगे, चाहे कहीं से भी देख के दीजिए, आप जरूर उत्तर दीजिए। इससे क्या होगा कि आपका तैयारी इंप्रूव होगा। तो आप लोगों को क्लास अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए, अपने दोस्तों में भी इस क्लास को शेयर कर दीजिए। तो चलिए, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।